हेलो दोस्तों। एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ICAR का एक वैकेंसी आई है जिसमें 600-650 कुछ पोस्ट हैं। आप सब ने उसके बारे में देखा भी होगा और आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका फॉर्म भी भरा होगा। तो दोस्तों, आज से हम अपने एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे IARI टेक्नीशियन का जो एंट्रेंस पेपर होगा उसी के पैटर्न पे मॉडल पेपर चालू कर रहे हैं। तो हर दिन एक मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और हर दिन अपनी प्रैक्टिस करें, देखें कि आपकी प्रैक्टिस कितनी इम्प्रूव हुई, आपकी पढ़ाई कितनी इम्प्रूव हुई। तो आइए बिना किसी देरी के आज का हम अपना मॉडल पेपर देखते हैं। और दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही रिसर्च और बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है। इसमें अब तक के ICAR के जितने भी दूसरे पेपर हुए हैं उन सारे ही पेपर्स के क्वेश्चन पेपर को देख के और वहाँ से क्वेश्चन उठा के छांट छांट के डाले गए हैं। तो आप इसको थोड़ा सीरियसली सॉल्व करिएगा और जो भी क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं इसको आप रिपीट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत इस पे की गई है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि करीब आपके एग्ज़ाम में 70-80% क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। क्योंकि ICAR में मेरे एक अंकल भी काम करते हैं, तो मैंने उनसे भी एक दिन 2-3 घंटे इस विषय पे चर्चा की। तो उन्होंने उनके तरफ से जो मुझे समझ हुई, जो गाइडेंस मिला, उन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया है। तो आप फॉलो करें ये इस पूरी सीरीज को और हर दिन हमारा एक पेपर आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले, ये इनका जो कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था। तो आप देख सकते हैं। और इसकी स्थापना करीब 1873 के आसपास की गई थी। 1873। इसमें जो आपका और भी ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, संत तुकाराम, इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। 1828 में। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे। और जो हमारे संत तुकाराम हैं ये एक मराठी संत थे और कवि भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इनमें से किससे संबंधित है। तो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और ये एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन से संबंधित सोसाइटी थी, कि मतलब जो एजुकेशन के क्षेत्र में ये लोग काम करते थे। और जो दादा भाई नौरोजी हैं हमारे, आप जानते हैं कि देश में प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने की थी, इनके द्वारा की गई थी और 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी। फिर अगला ऑप्शन इसी में हमारा है राजा राम मोहन राय। तो इनके बारे में मैंने अभी बताया कि 1828 में इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय, जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने दी थी। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते ही हैं, नवजीवन अखबार इनके द्वारा चालू किया गया था और कई सारे असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चालू किया गया। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे होंगे बी वाला ऑप्शन, लखनऊ, इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ये अधिवेशन 1916 में हुआ था आपके, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था कि अब दोनों ही संस्थाएं मिलके भारत की आज़ादी से संबंधित कार्यक्रम और आंदोलन चलाएंगे। जो हमारा अगला इसी क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है, कराची, इसमें आप देख रहे होंगे इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार साहब ने। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ आपको एक्स्ट्रा बताया जाए ताकि आपका रिवीजन भी साथ में होता चले। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है।
आइए इसके दूसरे ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं, जो मिजोरम है। मिजोरम हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर स्टेट है उनमें से एक है। मिजोरम की राजधानी जो है वो है आइजोल। और जो तैरता हुआ पार्क है वो भी मिजोरम में ही है, सॉरी वो मणिपुर में है। असम की राजधानी आप जानते ही हैं दिसपुर। मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो इसका ऑप्शन प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो राजगीर शब्द से ही आप समझ रहे होंगे ये राजगीर नामक स्थान बिहार में है। तो ये महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता होगा? बिहार में। तो इसका हो जाएगा बिहार, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो ननकाना साहिब, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ननकाना साहिब आज के पाकिस्तानी पंजाब में स्थित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा पंजाब स्टेट है उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, तो एक पाकिस्तान में भी पंजाब स्टेट है, और ननकाना साहिब नाम की जो जगह है, जो गुरु नानक का जन्म स्थान भी है, वो पाकिस्तानी पंजाब में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसे ये कुछ शहर के नाम दिए गए हैं और ये शहर किन नदियों के किनारे स्थित हैं ये बताना है। तो जो हमारा बेलग्रेड शहर है ये डेन्यूब नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। लंदन टेम्स नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। पेरिस सीन नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, कराची रावी नदी के किनारे, ये गलत है, क्योंकि जो कराची है वो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रावी, व्यास, सतलज, झेलम, ये सारी की सारी नदियाँ जाके सिंधु में ही मिल जाती हैं। लगभग जो पाकिस्तानी पंजाब प्रांत है उन्हीं में इन सब का मिलन हो जाता है और सिंधु नदी में ये सब मिल जाती हैं। तो जो हमारा कराची शहर है वो एकदम अरब सागर के किनारे है, जिसे हमारे देश में बॉम्बे है, उसी तरीके से पाकिस्तान में कराची है। इनका बहुत बड़ा बंदरगाह है पाकिस्तानियों का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो स्वेज नहर का लोकेशन आप सब शायद देखे होंगे कभी ना कभी। स्वेज नहर जो है इजिप्ट के पास में है। ये मेडिटेरियन मतलब जो भूमध्य सागर है उसको रेड सी से जोड़ता है। तो पहले जो ब्रिटेन या इंग्लैंड के जो लोग थे, व्यापारी थे, वो पूरा अफ्रीका घूमते हुए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका घूमते हुए भारत आते थे व्यापार करने। तो चूँकि ये बहुत ही दूर पड़ जाता था, इसी को ध्यान में रखते हुए करीब 1856-57 के आसपास स्वेज नहर का निर्माण किया गया, जो कि भूमध्य सागर से आपके रेड सी यानी कि हिंद महासागर को जोड़ता है। और इसके कारण जो हमारी दूरी कम हुई, ये किसके आप देख सकते हैं, लंदन और चेन्नई के बीच, ऑप्शन 4। बाकी 3 ऑप्शन तो गलत ही होंगे। लंदन, न्यूयॉर्क, ये तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, तो वहाँ से तो सीधे सीधे अमेरिका में आप लंदन से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो अमेरिका पहुँच जाएंगे। लंदन, पेरिस, ये तो अगल बगल में ही है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो दोनों ही देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। केप ऑफ गुड, ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का एकदम दक्षिणी छोर है, तो इसका भी ये होगा ही नहीं। तो जो हमारा असली सही आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा, लंदन और चेन्नई के बीच। सबसे घना बसा सार्क देश है। अब सार्क का जो फुल फॉर्म है वो आप सब जानते होंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें जो साउथ एशिया की कंट्री हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, आपका नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारी कंपनियां, कुल 8 देश हैं आपके सार्क में। तो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इसमें सबसे ज़्यादा घनी आबादी यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, यानी कि बांग्लादेश। तो सबसे घना बसा सार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो जो वायुमंडल की आर्द्रता मापता है उसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जलधारा गर्म है? तो आपने जब महासागर पढ़ा होगा तो उसमें ठंडी और गर्म जलधारा पढ़ा होगा। ठंडी जलधारा वे होती हैं जो ध्रुवों की तरफ से भूमध्य सागर की तरफ आती हैं, वो ठंडी जलधारा होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत तापमान बहुत कम होता है भूमध्य रेखा की अपेक्षा। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ से अगर हवा आएगी या वहाँ से आपकी जलधारा आएगी तो वो ठंडी ही होगी। तो ध्रुवों से जो जलधारा आपके भूमध्य रेखा की तरफ आएगी
वो ठंडी होगी और भूमध्य रेखा से जो जलधारा ध्रुवों की तरफ जाएगी वो गर्म होगी। तो इसमें ये जो हमारा सवाल है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्राज़ील की धारा। तो ये जो ब्राज़ील की धारा है ये गर्म जलधारा है, ये बाकी तीनों कैलिफोर्निया की धारा और वेनेजुएला की धारा, लेब्राडोर की धारा, ये सारी ही ठंडी जलधाराएँ हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील कहाँ पे स्थित है? तो अंगुली नुमा झील ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंगुली नुमा झील ये जो यूएस है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है, और कनाडा है, उसके बॉर्डर का जो एक आपने ग्रेट लेक सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो वही उसी को अंगुली नुमा झील बोलते हैं। यानी कि दोनों के बॉर्डर पे है और 4-5 झीलें मिल के एक पूरा का पूरा तंत्र बना देती हैं। उन 4-5 झीलों को आपस में जोड़ा भी गया है और व्यापार भी वहाँ से किया जाता है। कई सारे मॉन्ट्रियल और कई सारे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, आपका के कई सारे शहर इनके आसपास बने हुए हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी है, आपने सुना भी होगा, वो भी इन्हीं के आसपास बसी हुई है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भद्रावती, चुर्क, डालमिया नगर, ग्वालियर, ओखा, सवाई माधोपुर और सूरजपुर पंजाब में मुख्य उद्योग कौन सा है? देखिए ये इतने सारे स्थान हैं और इन सब में एक लिंक ये है, कॉमन बात ये है कि इन सब में एक विशेष प्रकार का उद्योग यहाँ पे स्थित है, तो वही आपको बताना है। तो अगर इन जितने दिए गए हैं क्वेश्चन में, जितने भी, जैसे भद्रावती, चुर्क, डालमिया नगर, ग्वालियर, इनमें से अगर आप एक भी कोई जानते होंगे तो आपको इसका आंसर लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जैसे कि ये जो चुर्क है उत्तर प्रदेश का, ये किसके लिए फेमस है? ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। तो सिंपल सी बात है, बाकी सब भी चूँकि उसी से मिलते जुलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट। ऑटोमोबाइल के लिए जो अमेरिका का डेट्रॉयट नगरी है वो फेमस है। भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर को बोला जाता है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर फेमस है, जो कि इंग्लैंड में है। भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, अहमदाबाद को और मुंबई को, वैसे मुंबई को ही बोला जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और आपके उत्तर भारत का कानपुर को भी बोला जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक लिखी? तो ये जो ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक है ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने लिखी है। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। अमर्त्य सेन के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें मैन बुकर भी मिल चुका है, तो ये भी काफ़ी जाने माने लेखक रहे हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब कि जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो उत्पादन के साधन हैं, जैसे कि भूमि, कारखाने, बैंक, ये सारी चीज़ें, इन पे सरकार का नियंत्रण होता है। ये आपके साम्यवादी अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ पे क्या होता है कि उत्पादन के सारे क्षेत्रों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ चीज़ों पर सरकार का अधिकार होता है, कुछ चीज़ों पर निजी क्षेत्रों का अधिकार होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो देखिए, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है यानी कि कृषि से संबंधित क्षेत्र, इसका तो योगदान नहीं है ज़्यादा, 13-14% ही है। द्वितीय क्षेत्र यानी कि हमारा उद्योग वाला क्षेत्र, इसका भी ज़्यादा योगदान नहीं है, 35 से 40% के बीच में। ये डेटा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो हमारा तृतीय क्षेत्र है यानी कि सर्विस सेक्टर, इसका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। परसेंटेज हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तीनों क्षेत्रों का, लेकिन ज़्यादातर तृतीय क्षेत्र ही का ही योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा होता है, हमेशा होता है। तो इसको आप याद कर लें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो आप जैसे जानते हैं कि पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में जो आपके महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो सांप्रदायिक पंचायत उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा 1931 में दिया गया था, जिसमें कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी, तो उसी के विरोध में महात्मा गांधी यरवदा जेल में अनशन पे बैठ गए थे और फिर अम्बेडकर जी को जाके वहाँ पे उन्हें मनाना पड़ा और फिर दोनों के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें ये प्रावधान किया गया
कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था, इसके द्वारा आपके भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। हालांकि अब ये जो गवर्नर जनरल है 1858 के अधिनियम के द्वारा ही ये वायसराय कहा जाने लगा था। तो यहाँ पे सही वर्ड होगा वायसराय, इसको आप ध्यान रखें। दोस्तों ये जो पूरा पॉलिटी का सब्जेक्ट है या पूरा जीएस का ही सेक्शन है, हमने अपने चैनल पे पढ़ाया है। हर टॉपिक पे बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाए गए हैं डिटेल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाके वीडियो भी देखें, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? देखिए, ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था भारत में कि आप जाएं और भारतीयों को जो भी उनकी मांगे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सत्ता पूर्ण रूप से अंतिम रूप से भारतीयों को हस्तांतरित कर दें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माउंटबेटन योजना। आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि लॉर्ड माउंटबेटन ही अंतिम आए थे भारत में, अंतिम ये वायसराय भी रहे थे, गवर्नर जनरल। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो मार्ले मिंटो आप ऑप्शन बी देख रहे हैं, ये 1909 वाला अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1909, उसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। प्रथम बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का भी प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया था। वेवेल योजना ये आपकी 1940 में आई थी, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिए, जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन फिर बाद में अनुसूचियां भी बढ़ी, अनुच्छेद भी बढ़े, तो अभी कुल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि ये अनुच्छेदों की संख्या जो है अब और भी बढ़ चुकी है, ये 450 के ऊपर हो चुके हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। अनुसूचियाँ अभी भी 12 ही हैं, ये बात याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल राइट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप सबने पढ़ा भी होगा, 12 से 35 संविधान का भाग 3। तो ये है आपका इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थान में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आपने अनुच्छेद 14 पढ़ा होगा, विधि के समक्ष समता, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। हालांकि विधि के समक्ष समता में ही कुछ और भी प्रावधान जोड़े गए हैं कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके लिए अलग से भी कुछ प्रावधान किए जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी है, उससे संबंधित जो प्रावधान है उसको दूर करने के लिए संविधान के भाग अनुच्छेद 13 में है, भाग 3 के ही अनुच्छेद 13 में इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको करना अपराध होगा। इसके लिए SC/ST एक्ट भी 1990 में बनाया गया था, आप सबने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी आपका प्रकाश वर्ष होती है। मतलब प्रकाश को पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा। तो अब प्रकाश एक वर्ष में जितना चल रहा है, जितनी दूरी तय कर रहा है, जैसा कि जानते हैं आप सब कि सूर्य की दूरी हमारे यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग, तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितना ज़्यादा दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो जो प्रकाश का रंग है ये तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के द्वारा निश्चित किया जाता है कि वो प्रकाश का रंग लाल होगा, नीला होगा, पीला होगा, हरा होगा। ये वेवलेंथ यानी कि जो वेव होती है उसकी लेंथ के अनुसार प्रकाश का रंग तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि D2 भारी जल का फुल फॉर्म होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोजन, ये D2 जो हो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल एक प्रकार का क्या है, तो ये मंदक है। मतलब ये परमाणु रिएक्टर में यूज किया जाता है, जो परमाणु की जो अभिक्रिया होती है उसको स्लो करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम के लेखक कौन है, तो ये वनस्पति जगत से संबंधित किताब है जो हमारे पादप जगत है, तो इसके लेखक हैं थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल का परिवहन फ्लोएम द्वारा, और जो आपके क्या बोलते हैं कि खाने पीने मतलब पौधे के जो पोषण होते हैं उसका जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो हार्डवेयर जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिसे हम टच कर सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है, और जो उसके एप्लीकेशन के रूप में, सिस्टम के रूप में काम करता है वो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में। तो माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो पहला सेक्शन जीएस का सेक्शन है वो ख़त्म हो गया। हमारा अगला सेक्शन मैथ का है। तो मैथ चूँकि मैं आप सब इसको लगाने में ज़्यादा समय भी लगेगा, मेरा भी आपका भी, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसका। और अगर आप सॉल्व ना कर पाए तो कमेंट में बता दें, तो मैं इसको भी सॉल्व करा दूँगा। मैं सीधे तीसरे सेक्शन पे आ रहा हूँ, और तीसरा सेक्शन देखते हैं कि हमारा तीसरा सेक्शन क्या है। जो हमारा अगला तीसरा सेक्शन है ये साइंस का सेक्शन है। तो आइए सीधे इस पे चलते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप सबने पढ़ा भी होगा 9th में, यकृत होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मादा जननांग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, ये आप सब जानते हैं कि फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, तो मादा जननांग से एस्ट्रोजन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियां हैं इसका नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसका दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं थायराइड, यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जिसमें आयोडीन होता है। यही थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिक या कम मात्रा के कारण घेंघा रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो जो शरीर का तापक्रम है ये हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके दिमाग में होता है, ये भी शरीर की कई सारे जो क्रियाकलाप हैं उसमें अपना योगदान देता है, और कई सारे क्रियाकलापों के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण गुदाद्वार के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम, ये लार में पाया जाता है। आप सब जानते हो कि दो तरह की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से कई टाइप के हार्मोन निकलते हैं, और हमारे शरीर में जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, उनमें इन हार्मोन का ही योगदान होता है। जैसे कि एक मेल का एक फीमेल के प्रति अट्रैक्शन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल में, उसके कारण ही एक मेल एक फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। और लड़कियों मतलब फीमेल जो होती हैं उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, तो वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, तो ये प्रक्रिया है डी, निःश्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका आपके ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, तो ये चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि जैव प्रक्रम के अंतर्गत तो ये सारे ही चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना पाया जाता है, तो ये करीब 78% तो लगभग नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये नहीं होगा आपका। जो CO2 होता है ये 0.003% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है,
जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी, इसको इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं, इकोसिस्टम, तो इसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, मतलब किसके अध्ययन को डेंड्रोलॉजी? तो वैसे तो ये झाड़ियों और वृक्षों दोनों के ही अध्ययन से है, तो इसका ऑप्शन सी एंड डी दोनों ही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन गलत तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो IUCN का नाम आप सबने सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, DNA की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती हैं? तो इसका तो सिंपल सा है, कार्बन बंध से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें इन चारों में ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सब में प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आपका सेल्यूलोज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, अधपके फल। दोस्तों मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे ज़रूरी हो रहा है बस वहीं पे पढ़ रहा हूँ ताकि समय कम लगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया 1929-30 के आसपास। पेंसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये आपका ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टामाइसिन, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। जिन्होंने 9th-10th में NCERT से पढ़ा होगा, मुझे लगता है कि वो सारे क्वेश्चन ही कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैं देख रहा हूँ NCERT से ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है? तो ये तो आप सबको पता होगा, आपने परावर्तन अपवर्तन जो लाइट वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, तो ये अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा तीसरा सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। अब आइए अगला सेक्शन देख लेते हैं। जो हमारा अगला सेक्शन है ये आपके सोशल साइंस वाला सेक्शन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं बारी बारी से कि क्या चीज़ें हैं। जो हमारा आज का इसमें पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, गुजरात में पड़ता है ये स्थान। इसी साल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है इसको। इस साल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ हेरिटेज साइट में 2 स्थानों को जोड़ा गया है, एक धौलावीरा, दूसरा लॉर्ड अयप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में है। तो इसको भी आप याद रखें। कुल 40 हेरिटेज साइट अब हमारे देश में हो चुकी हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आप जानते ही हैं 18 हैं, और टाइगर रिजर्व 53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो शिव की पूजा तो करते ही थे, आप सब जानते हैं। स्वस्तिक की भी मिले हैं प्रमाण, कबूतर के भी मिले हैं, लेकिन विष्णु इनके पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ये आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जो वैदिक सभ्यता है उसको लौह युगीन सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि इस युग में लोहे का जो उपयोग है बड़ी मात्रा में होने लगा था, खासकर हथियार, रथ वगैरह बनाने के लिए। तो उसके पहले जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दास वंश की स्थापना किसने की? हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की, और फिर उसके बाद इल्तुतमिश का शासन आता है। रजिया भी उसी वंश की शासक थी। मोहम्मद गोरी तो जो भारत पे इसने आक्रमण किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसी का दास था। तो मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वापस गजनी लौट जाता है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वही भारत में दास वंश की स्थापना करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रजिया सुल्ताना। आप सब जानते हैं दास वंश दास वंश में ही एक शासक थी।
1236 से 1240 तक इसका शासन रहा। मुमताज़ महल आप जानते हैं, जिनके नाम पे ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल एक मकबरा है। नूरजहाँ आप जानते हैं, जहांगीर की वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर। ये एक मस्जिद है, पहले इसकी जगह पे एक संस्कृत विद्यालय था ऐसा बोला जाता है, उसी को तुड़वा के ये मस्जिद बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो जूट के लिए बंगाल वाला क्षेत्र शुरू से ही बहुत प्रसिद्ध रहा है, व्यापार के क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भी यहीं पे होता है। तो ये तो एक हिस्ट्री का सवाल तो हो ही गया, जियोग्राफी का भी सवाल हो गया कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो बंगाल वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से कब शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में आपने पढ़ा होगा, भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी जो है मध्य प्रदेश में पड़ती है, ये पर्वत श्रेणी है आपके पूर्व से पश्चिम की दिशा में, और इसकी जो सबसे ऊंची सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुमपल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार पाया जाता है, माना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, अब वो तेलंगाना की। अब आंध्र प्रदेश की 3 नई राजधानियाँ, अमरावती और 2 राजधानियाँ और बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो अराकानियोमा, ये जो हिमालय है, हिमालय का जो म्यांमार वाला पार्ट है उसी को अराकानियोमा बोलते हैं, और यही जो पर्वत श्रृंखला है आगे तक बढ़ी हुई है, और चूँकि फिर बाद में समुद्र का पानी आके भर गया है तो बीच में समुद्र का पानी है, फिर अंडमान निकोबार एक साइड है, दूसरी तरफ आपके भारत चालू हो जाता है मुख्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो जो चिल्का झील है आपने पढ़ा होगा, उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, ये चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है। जो दूसरा ऑप्शन है कोल्लेरू झील, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन जो दूसरा और तीसरा है ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में मानी जाएंगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 में ओएनजीसी ने देश की किस राज्य में सील गैस के पहले भंडार की खोज की थी? तो ये तारापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो गुजरात पश्चिमी घाट का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, और तमिलनाडु भी पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों ही पश्चिमी घाट के हिस्से नहीं हैं। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेघालय में। गारो, जयंतिया, खासी तीनों ही मेघालय में स्थित हैं। नागालैंड में अभी मैंने आपको बताया था राजधानी कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधोल किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह, देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री है अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें भाग नहीं ले सकता अगर वो राज्यसभा का सदस्य हो, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही सिर्फ लाया जा सकता है। तो चूँकि अब प्रधानमंत्री तो राज्यसभा का सदस्य है, तो वो लोकसभा में तो वो जो कोई भी किसी भी कार्यवाही में भाग ले ही नहीं सकता, तो वो जब राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो भारत के 2 राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और नीलम संजीव रेड्डी, ये दोनों ही निर्विरोध चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के जितने भी बड़े ऑफिशियल पद होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। योजना आयोग की स्थापना 1950, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में चालू हुआ, फिर 1982 में इसको अपडेट किया गया,
फिर 1986 में अपडेट किया गया, फिर 2006 में। तो अभी जो है 2006 वाला चल रहा है। इसमें गरीबों और पिछड़ों से संबंधित उनके विकास कार्य के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार भारत में पब्लिक सेक्टर के उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो आपने पढ़ा होगा 1991 में आई थी औद्योगिक नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे LPG भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो उस टाइम जो पब्लिक सेक्टर के उद्योग थे उनकी संख्या 8 मानी जाती है। हालांकि ये थोड़ा सा संशय वाला क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है इस पर थोड़ा, तो इसको आप एक बार देख लेंगे, अच्छे से इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ ही एक मॉडल पेपर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे अपने चैनल पे, उसका वीडियो डालेंगे, जिससे आपकी तैयारी भी आपको पता चलती रहेगी। निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपका फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ICAR-IARI है आपका, IARI का जो फॉर्म अभी आया है टेक्नीशियन वाला, तो उसमें कुल करीब 600 के आसपास पोस्ट हैं, 650 के आसपास। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।